नमस्कार। संधान कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम छायावादोत्तर, स्वातंत्र्योत्तर, साठोत्तरी और समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बाबा नागार्जुन पर बात करने जा रहे हैं, जिनकी शताब्दी अभी हमने पिछले ही साल मनाई है। मेरे साथ हैं गुजराती के वरिष्ठ लेखक, साहित्य के मर्मी, सफल प्राध्यापक डॉक्टर रघुवीर चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हम लोग बाबा पर चर्चा करने के पहले थोड़ा सा उनका जी हाँ परिचय ले लें। बाबा एक विलक्षण व्यक्तित्व है। उनके बारे में प्रायः कहा जाता है कि वे नकार के कवि हैं या विरोध के कवि हैं, मगर वे एक प्रतिबद्ध कवि हैं, समाज चेतना के कवि हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है? मुझे डॉक्टर साहब मत कीजिए। जी सर कहूँ मैं आपसे। बस वही, मुझे भी खुद वो जो रिश्ता है हमारा, जी जी सर, जी सर, उसी में आत्मीयता लगेगी। तो मैंने तो बाबा को देखा था। जी मैंने भी देखा है। अच्छा, 15 दिन तक मैं रही हूँ उनके साथ। अच्छा, बहुत अच्छा। शमशेर जी के यहाँ जब वे थे, हम लोग पीएचडी के छात्र थे और शाम के समय विश्वविद्यालय से वाचनालय का कार्य करके हम लोग शाम को आते थे। तो बाबा और शमशेर जी दोनों के साथ कई शामें बिताई हैं। बहुत अच्छा। जी, आपने तो भी देखा उनको। जी, वैद्यनाथ मिश्र। जी जी हाँ, ये 1911 का जो वर्ष है। जी हाँ, यहाँ गुजरात में उमाशंकर जी हैं, वहाँ फैज अहमद फैज जी हैं, फिर फादर कामिल बुल्के का कुछ ही समय पहले हुआ उनका कितने, शताब्दी वर्ष। हाँ, कितने बड़े शमशेर बहादुर सिंह, समीक्षक, हाँ, जी, समीक्षक, सर्जक, शोधकर्ता, सब। इनमें नागार्जुन का परिचय कुछ अलग है। जी, शायद यही एक ऐसे लेखक है जो छोड़ते ही गए। जी, घर छोड़ा, जी, फिर जहाँ गए वहाँ काम किया, फिर छोड़ा, जी, लेकिन जब गांव लौटे, जी हाँ, तब तक वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो गांव वालों ने विरोध किया, कारण भी दिए, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों ने स्वागत किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, ये 41 की बात है, जब वो घर लौटे। 30 साल यहाँ वहाँ गए, पढ़ते गए। गांव में तो केवल प्राथमिक शिक्षा ही पाई थी। जी हाँ, बाद में जो कुछ पाया, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, अर्धमागधी, यानी कितनी सारी भाषाएं, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली में तो लिखते भी थे। हाँ जी, उनकी पत्नी का नाम अपराजिता। बहुत खूबसूरत नाम है। तो इतना ज़्यादा अनुभव जी शायद ही किसी लेखक को मिलता है। जी हाँ, और जैसे पुराने ज़माने में कुछ लिए बिना चल पड़े, जी, साधन संपन्न लोग तो घूमते रहे, अलग बात है। जी हाँ, लेकिन तो कुछ नहीं है पास में, जी, और यहाँ गए वहाँ गए, जो मांगा वो तो ज्ञान मांगा। जी हाँ, भाषा का ज्ञान, समाज जीवन का ज्ञान, तत्व ज्ञान का ज्ञान। जी, तो इस तरह से एक विलक्षण व्यक्तित्व है नागार्जुन जी का। और हिंदी के जो प्रगतिवादी समीक्षक रहे, उन्होंने बहुत सम्मान दिया इनको। आपने जो 15 दिन बिताए, उसकी कुछ बातें कही। जी, मैंने उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता खास दिखाई दी कि प्रायः बाबा क्रोध के बारे में बहुत विख्यात थे। और जो वर्तमान की परिस्थिति, उन्होंने कहा भी है कि जब मुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो मैं कविताएं लिखता हूँ। यानी समाज का जो क्षोभ और जो जन सामान्य की जो पीड़ा है, वो उन्हें आहत करती थी। मगर मैंने बाबा को हमेशा एक कोमल हृदय व्यक्ति के रूप में पाया है, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा थोड़ी सी मजाक करते हुए। उस समय एक फादर थे, फादर राजू, अच्छा। किसी चर्च के, कैथोलिक चर्च के थे।
वे ताप के ताए हुए दिन के संदर्भ में बाबा पर लघु शोध प्रबंध लिख रहे थे। तो शाम के समय वे भी आते, और जब भी वे आते बाबा कहते आओ तरुण पिता, और फिर मुस्कुराते। एक बार हम सब लोग विद्यार्थी पीछे पड़ गए, मैं थी, बिंदु थी, रंजना और वहाँ के शोध छात्र, कि बाबा इंदू जी कविता सुनाइए। अरे गए वो दिन, छोड़ो अब नहीं सुनाना है, वो बात की बात थी। हमने कहा बाबा सुनाइए, बाबा ने कहा जाने दो। हमने शमशेर जी से कहा कि हमें कविता सुननी है। शमशेर जी ने कहा बच्चे कह रहे हैं तो कविता सुनो। कुछ वहाँ के स्थानीय कवि भी थे, और फिर बाबा ने एकदम कविता सुनाई। यहाँ से शुरू किया, इंदू जी में वहाँ तक पहुँच गए, बाहें उठी हुई और एकदम वही मस्त मोला अंदाज। तो बाबा, और कभी तांगे में जा रहे हैं तो बोलेंगे कुछ नहीं घंटों तक, मगर आपका हाथ पकड़कर बैठ जाएंगे। और जो उनकी आंखों से जो उष्मा, एक वात्सल्य भाव हमारे भीतर तक उतरता था, वो हमेशा हम लोग महसूस करते हैं। या घूमते रहते थे हमेशा, जेब में उनके चिट्ठियाँ होती थी, खुला पत्र लिखते थे, डियर मृदु आज जहरी खाल पहुँचा हूँ, और फिर वहाँ की प्रकृति का थोड़ा सा वर्णन। तो बाबा मार्क्सवादी हैं जी, जनवादी हैं जी, लेकिन देखिए इन्होंने जो अनुवाद किए हैं, जी हाँ, गीत गोविंद का अनुवाद, मेघदूत का अनुवाद किया, यानी जो भारतीय साहित्य है जी, जिसमें रजिता, कोमलता, माधुर्य, श्रृंगार, जी, ऐसी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है, तो वो संस्कार तो है ही। तो दूसरी ओर जैसे भी आपने क्रोध की बात की, तो उनकी रचनाओं में प्रतिहिंसा भी आती है। हाँ, वो मानते हैं जी, मार्क्सवादी हैं तो वो बात भी आती है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में दीक्षित हैं तो करुणा, प्रेम करुणा भी है। यानी किसी को लगे कि ये तो बिल्कुल अंतिम छोरों की बातें हैं, लेकिन एक साहित्यकार में इस प्रकार के विरोधाभास आते हैं तो इससे इनकी सर्जकता बढ़ती है। वो बाबा में है। कितने काव्य संकलन, कितने उपन्यास। अब देखिए उपन्यास, हम लोगों ने मेला अंचल की बात की, और सचमुच भारतीय साहित्य की उपलब्धि है। लेकिन अगर भूतकाल में जाते हैं तो बलचन माँ जो है, एक साधारण मनुष्य है, ग्रामीण ही नहीं ग्राम्य है, बिल्कुल अशिक्षित ऐसा मनुष्य, उसको केंद्र में रखकर एक लघु उपन्यास इन्होंने लिखा। तो वहीं से भी बहस का आरंभ नामवर जी ने तो किया भी है। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंचलिक उपन्यास की शुरुआत बाबा से होती है। हाँ। और अधिक हम लोग तो ये मानते हैं कि रेणु जी से होती है। तो रेणु बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मूल जो बात है कि अंचल, ग्रामीण अंचल, हम अमृतलाल नागर में शहरी अंचल देखते हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचल की बात है उसमें नागार्जुन भी हैं, और नागार्जुन का बहुत गहरा रिश्ता गांव से है, मिथिलांचल से है। हाँ। और वो उनके भीतर पूरा उतरा हुआ है। रेणु जी तो एक तरह से विचार को लेकर फिर धरती तक गए थे। ये तो जब धरती की बात करते हैं तो धरती के जो सारे रंग हैं, सातों रंग, उसकी बात, गांव जाते हैं तो वो जो दूल है उसे पाकर खुश होते हैं, गन्ना चूसते हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर गन्ने चूसे और चंदरवर्णी जो फूल है उसका स्पर्श किया। और कविता के अंत में कहते हैं कि मैंने रूप रस गंध स्पर्श का सुख पाया। तो गांव से प्रेम और गांव से सतत नाता, और ये गांव अपना भी है और सारे भारत के गांव भी हैं। तो अपने गांव को लेकर भारत का जो ग्राम जीवन है उसके साथ उनका जो अनुबंध है वो अपने आप में अनन्य है। असल जैसे आपने ये कहा कि उनके जो संस्कृत का पूरा उन्होंने अनुवाद किया, तो वो संस्कार है, वो चीज़ें हमें उनकी आरंभिक कविताओं में मिलती है। जैसे कालिदास सच सच बतलाना, है ना, इंदुमती के विरह शोक में अजियो रोया या तुम रोए थे। तो उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो कवि की थोड़ी सर्जन प्रक्रिया की बात भी है कि कवि किसी भी माध्यम से बात करे, पात्र के माध्यम से, असल में वो अपनी संवेदना को ही, अपने सुखों को, दुखों को ही व्यक्त करता है। और उसमें जो शब्दावली का पोत आप देखिएगा, एकदम संस्कृतनिष्ठ शब्दावली, जैसे झरने की तरह बह रही है। फिर जो आपने गांव की बात कही है, लेकिन यहाँ जी अब रविन्द्रनाथ की भी रचना है जी, उमाशंकर जी की रचना है कालिदास पर। तो रविन्द्रनाथ एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं जी, हाँ, जीवन मंथन विष निजे कौरिपान
अमृत जो उठे छेलो करी गेछो दान, जीवन के मंथन में से जो विष निकला है उसका आपने पान किया है। और जो अमृत निकला उसका दान हम सबको किया। तो वो निष्कर्ष उन्होंने दिया। यहाँ तो जैसे नागार्जुन जी तो उपलम देते हो जी हाँ कि तुमने दूसरों की व्यथा की बात की है या अपनी व्यथा की बात, किसी और के विरह की बात की या अपने विरह की बात। इस तरह से इन्होंने कालिदास के सृजन को उनकी जीवनी जो हम जानते नहीं लेकिन अनुमान किया है कि, और अनुमान सही भी हो सकता है क्योंकि हम देखते हैं नागार्जुन को कि उनका लेखन और उनका जीवन दोनों अभिन्न है जी। और उसमें भी वो बादल को घिरते देखा है जो बाबा की प्रसिद्ध, यानी मुझे लगता है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो 2-4 प्रकृति कविताएं हैं उसमें ये है। और उसमें भी है कि कहाँ है वो मेघ, और फिर कहते वो कवि की कल्पना थी। मगर जो बाबा का मेघ है, शुरुआत की जो पंक्तियां हैं और जो बीच की अंतिम के थोड़े से पहले की जो पंक्तियां हैं, मुझे ऐसा लगता है सर कि बाबा का जो पूरा कवि व्यक्तित्व है वो इन पंक्तियों में आता है। जैसे शुरुआत की पंक्तियां हैं, अवल धवलगिरी के शिखरों पर, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। और फिर पूरा एक परिवेश आता है, पूरा हिमालय का, कालिदास भी आते, यक्ष गंधर्व भी आते। मगर बाद में वे कहते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो ये बाबा का कवि व्यक्तित्व भी है। शुरुआत में जो उनकी कविताएं हैं वो संवेदनात्मक है, कोमल है, और बाद में जो है वो एकदम। आपको ये रचना याद है? ये भी नागार्जुन की उपलब्धि है कि जो साहित्यकार ऐसे ऐसे पाठक पाता है जी, वही उसकी धन्यता है। रविन्द्रनाथ की एक कविता है जी, हमारे भोला भाई कई बार कहते हैं कि सदियों के बाद कोई कन्या मेरी कविता पढ़ेगी तब उसकी संवेदना क्या होगी। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। जैसे आपने कालिदास की बात की, ऐसे एक कविता उनकी विख्यात कविता है नेहरू जी पर है। नेहरू जी जी। अब नेहरू जी ने जो अपनी वसीयत लिखी थी जी, उसमें कहा था कि मेरा जो कुछ स्थूल अस्तित्व है जी, उसे उसकी भस्म को बिखेर देना। तो वो संदर्भ इन्होंने उस रचना में दिया है। और भारत की नदियाँ, भारत के खेत सब में वो जो राख है वो बिखेरी जाती है। फिर अंत में व्यंग करते हैं जी हाँ, कि नदियों में वो आपकी भस्म तो जाएगी लेकिन जो मगरमच्छ हैं जी उनका क्या। तो ये जो यथार्थ जो है, अब इस यथार्थ पर इन्होंने जो एक व्यंग किया है, बहुत विख्यात कविता है जी। मैं जब ये संपादन का काम करता था पाठ्य पुस्तक मंडल में जी जी, तो 20 साल पहले की बात, 20-25 साल आपके साथ थे 1-2 मरतबा। तो एक बार तो वो कविता ली थी हमने, 5 पूत भारत माता के जी। ये है मेरे पास जी हाँ। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। देखिए 5 का यानी जो अंक है बहुत सुंदर अंक है। हाँ। वहीं से अंडा शून्य तक जाने की जो प्रक्रिया कविता में है। तो 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया। ये कौन सा संदर्भ है? आज़ादी से पहले का, जब लड़ते थे लोग, गोली खाकर मरते थे, बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण। वैसे तो चतुर सुजान शब्द होना चाहिए लेकिन यहाँ प्रास के लिए प्रवीण चाहिए उनको। देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए 3। अब देखिए देश निकाले की बात आएगी तो सुभाष चंद्र का नाम हमारे सामने आएगा। इनका बहुत आत्मीय संबंध, पत्र व्यवहार भी था। हाँ, मिले तो, भी थे बाबा उनसे, ऐसा उल्लेख है। हाँ, तो हमें तुरंत सुभाष चंद्र याद आते हैं। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात ये विशाल भारत था, उसकी जो स्थिति में परिवर्तन आया। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी रह गए 2। 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी रह गया एक। अब देखिए नागार्जुन जी किसान आंदोलन में सक्रिय थे और कई बार जेल गए सर उसमें। हाँ, तो ये एक साहित्यकार इतना कर्मशील हो, ये बड़ी बात है।
दो बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी रह गया एक, और एक पूत भारत माता का, कंधे पर है झंडा। आंदोलन, ये प्रगतिवादी जनवादी कवि का आंदोलन। बाकी रह गया एक, पुलिस पकड़ के जेल ले गई, बाकी रह गया अंडा। झंडा, झंडा कितना गौरवप्रद शब्द है, और इसका विरोध अंडा, अंडे से किया है। अंडे में भी संभावना है, लेकिन वो संभावना यह नहीं है। तो ये 10 पंक्तियों में एक आधी सदी भारत की इन्होंने व्यक्त की, आजादी के पहले से लेकर। हाँ, और बलिदान लोगों ने दिए। कुछ शब्द की पुनरुक्ति है, लेकिन बहुत कम शब्दों के संकेतों से इतिहास इन्होंने लिखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से एकदम बोलचाल की भाषा में बहुत बड़ी, और ये बाबा की तासीर है रचना की कि एकदम सर आप बता रही थी कि वो आपको याद है वो अकाल वाली कविता, अकाल वाली सर, उसमें जो उन्होंने चित्रण पूरा किया है उस कवि, उसका परिस्थिति का, यानी जो अकाल के सन्नाटे का, और वो अद्भुत कविता है, और बाबा ही लिख सकते हैं। और कैसे शब्दों का उसमें प्रयोग है। कानी कुतिया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अच्छा, यहाँ रुकते हैं जी। तो देखिए, एक उर्दू के भी कुछ शब्द आसानी से आते हैं। शिकस्त जी। अब जिसने गांव देखा है जी, वो कहेगा कि हाँ छिपकलियाँ भी होंगी यहाँ, और चूल्हा जो रोया, और कानी कुतिया उसके पास एक अपेक्षा से कुछ मिलेगा खाने के, वो चूल्हे से ही मिलता है, लेकिन वो संभव नहीं है, तो उसके पास सो ये चित्र, और चित्र जो बोलता है जी। हाँ, तो ये अकाल की बात है। और अब